हाय गाइस, दिस इज़ सिया जैन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं द क्रिस्प एनालिसिस और द समरी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं और हम हमारी बुक्स में देखते हैं कि वो बहुत ही लेंदी होते हैं, कई बार पढ़ने का भी मन नहीं करता, इतने थ्योरेटिकल लगता है। बट यहाँ पर मैं आपको क्रिस्प एनालिसिस दूंगी, बिल्कुल समरी, जिसमें आप फटाफट से उसकी समरी के बेसिस पे, फ्लो चार्ट के बेसिस पे उसे फटाफट से याद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप साइड बाय साइड उसे नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज कर लें जहाँ पे आपको लगे और वहाँ पे उसे नोटिंग ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ में सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है बेसिक स्टैंडर्ड, दैट इज़ SA 200। ठीक है, तो आपका ये होता है आपका बेसिक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 200 में देखिए क्या नाम क्या है। पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। दिस इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA। मतलब आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंड द कंडक्ट जो वो ऑडिट का कर रहा है वो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा नाम हो गया, नाम याद करना है। अगर हम नाम में देखें तो 200 मतलब ऑडिटर का दो काम कौन कौन से। एक पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ ओवरऑल एक पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा कंडक्ट होता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो 2 बार ओवरऑल आ रहा है, 2 बार ओ आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और कंडक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया। फिर है पर्पस। बेसिकली 200 का पर्पस क्या होता है? 200 का पर्पस होता है टू इन्हांस द डिग्री। आपको क्या इन्हांस करके देगा वो? टू इन्हांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स। बेसिकली जो इसके इंटेंडेड यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो इंटेंडेड यूज़र्स का जो इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसे इन्हांस करता है। क्योंकि ऑडिटर को कहा जाता है कि ऑडिटर प्लीज़ आप क्या करें, अच्छे से इसके अकॉर्डिंग ऑडिट करें जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, एनहांस हो। ठीक है, तो वह एनहांस करवाते हैं। ये हो गया हमारा पर्पस, कि स्टैंडर्ड का पर्पस हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस करते हैं। अब आ जाइए ऑडिटर से क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर आपको क्या क्या करना है। अब ये कुछ नीचे बातें हैं, ये ऑडिटर को करनी होती है। तो देखिए सबसे पहला आप ये देखिए, टू ऑब्टेन द, अगर मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, क्या है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस। आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। किस बात की अश्योरेंस है? क्वेश्चन है वेदर के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना है। अच्छा, अब ऑडिटर को चेक करना है तो उसने खुद ही ने ये बात लिख दी कि रीजनेबल अश्योरेंस लेना बहुत मैंडेटरी है। तो रीजनेबल अश्योरेंस देखिए कैसे ले रहा है वो। रीजनेबल अश्योरेंस इज़ दी अल्टीमेट, दैट मीन्स दी हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ हम ऐसे नहीं कह सकते एब्सोल्युटली, तो कोई भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वर्ड कोई नहीं यूज़ करेगा, सब लोग रीजनेबल यूज़ करेंगे। दैट मीन्स हम कुछ हद तक अश्योरेंस दे सकते हैं जिसे हम अपने भाषा में रीजनेबल अश्योरेंस या हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बोल लेंगे। अच्छा, उसके बाद उससे होगा क्या? तो अगर रीजनेबल अश्योरेंस ले तो ली, उससे आपका क्या? टू डिक्रीज़ द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट ठीक से ना करने का रिस्क, डिटेक्ट ना करने का रिस्क, दैट इज़ दी ऑडिट रिस्क। तो जो ऑडिट रिस्क है उसे क्या करेगा? गिराएगा। किस हद तक? ऐसे तो नहीं गिरा सकते कि आप अपना रिस्क जो है, जो आपका रिस्क है उसको आप ज़ीरो कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑडिट में कभी कोई अपना रिस्क ज़ीरो नहीं कर सकता। हाँ, उसको इस हद तक लेकर आ सकता है, गिरा सकता है कि वो एक्सेप्टेबल लो लेवल तक आ जाए। तो इसमें यही लिखा है टू डिक्रीज़ द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो ये कीवर्ड्स हैं जो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये पूरा फ्लोचार्ट अपने आप में देखिए कुछ भी नहीं है, इसके अंदर पूरे स्टैंडर्ड से लिए गए कीवर्ड्स हैं। तो आप अगर ये फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। देख, तो हमने बोल दिया रीजनेबल अश्योरेंस होनी चाहिए जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, और इससे आपका ऑडिट रिस्क गिरता है, जिसको कब तक, किस लेवल तक गिराना है? लो लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। फिर है इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट। क्या कह रहे हैं? इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। मैंने बोल दिया था कि आप रीजनेबल अश्योरेंस को एब्सोल्यूट अश्योरेंस या एकदम बिल्कुल सही है नहीं कह सकते। इसका मतलब है हमने कुछ हद तक
बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है? तो एब्सोल्युटली कोई नहीं बोल सकता। इट है, क्योंकि अब वो रीजनिंग दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्योंकि आप सभी जानते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं। इनहेरेंट मतलब अपने आप में ही उसकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते 100% लेवल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई उसे 100% कर देगा, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई भी 100% ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। इसलिए अपने आप में इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की। उस ऑडिट की लिमिटेशन की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 100% अश्योरेंस दे दें। तो इसीलिए हाँ, एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ किया है कि वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट बट वी कैन गिव द रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, ये तो हो गया ऑडिटर का पार्ट, के ऑडिटर को ही करना है। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट का पार्ट, कि मैनेजमेंट TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहला है मैनेजमेंट का काम क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF के हिसाब से उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है, जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिज़ाइनिंग, उसको अंदर क्या क्या गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होंगी, और मेंटेनेंस, और अपनी पूरी कंपनी के अंदर या अपने पूरे बिजनेस में मेंटेन करने इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, वो अगर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, रेलिवेंट टू वो किसके लिए कर रहे हैं। बेसिकली आप डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ध्यान से देखिए, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस जो आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। दीज आर रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और तो मैनेजमेंट क्यों किसी के लिए करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो सब चीज़ों का ध्यान रखे। तो सब चीज़ों में हमने देख लिया कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, विच आर लाइक, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस प्रॉपर, और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर होना चाहिए, जो ये कह सके दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, कि वो अपने आप में मिसस्टेटमेंट से बाहर है। तो ये तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू प्रोवाइड द ऑडिटर, वो ऑडिटर को प्रोवाइड करे। मतलब ऑडिटर उनसे कुछ भी मांगे तो वो ऑडिटर को प्रोवाइड करे, उस वक्त उनका सहयोग करे, जैसे हम बोल सकते हैं कि हेल्प करे। तो क्या क्या हेल्प है? सबसे पहले देखिए, पहले रेड मार्क से 3 तरह के मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन सच एज कोई रिकॉर्ड मांग रहा है ऑडिटर, डॉक्यूमेंट मांग रहा है रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस, तो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद कर लो, ऑडिटर ने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स मांगे हैं, अगर ऑडिटर ने कोई भी डॉक्यूमेंट, हाँ, ऑडिटर ने कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स मांगे हैं तो वो उनको प्रोवाइड करें। मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने कोई भी मांगी है तो वो उनको प्रोवाइड करें। लिखा ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, अगर ऑडिटर ने किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करी हो तो वो भी कंसिडर होगी। ठीक है, एंड द थर्ड इज़ द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब किसी भी चीज़ में आनाकानी ना करे, टोका टाकी ना करे, बिल्कुल उनको फुली अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी चीज़ में जाकर चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देख ली कि आपको ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। एक तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फिर अगर वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे, आपसे रिक्वेस्ट करें तो वो भी देना है, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उनको प्रोवाइड करनी है टू डूज विद इन एंटिटी। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या होगा, टू डूज विद इन एंटिटी, इससे है कि विच ऑडिटर डिटरमाइंस, जो कि ऑडिटर जैसे कहता है कि मुझे बात करनी है, कैशियर से बात करनी है, या मुझे TCWG के इस पर्सन से बात करनी है, मुझे इससे करनी है, तो उसको वो एक्सेस मिलनी चाहिए। विच ऑडिटर डिटरमाइंस नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, क्योंकि उसको जहाँ से भी लगता है ऑडिट एविडेंस मुझे मिल सकते हैं, वहाँ से उसको बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो हमने ये चीज़ देख ली है कि पहले तो हमने देख लिया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रीजनेबल अश्योरेंस देना उसका काम है, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये देखा कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है प्रिपरेशन करना एज़ पर FRF। ठीक है, FRF के हिसाब से प्रिपेयर करना, वो चीज़ हो गई। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ये हो गई कि आपको देखना है कि ऑडिटर अगर कोई भी चीज़ आपसे मांग रहा है तो वो आप उसको प्रोवाइड करें, उसमें से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करें जहाँ से भी उसको चाहिए। फिर कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स यूज़ करें, टॉपिक्स यूज़ करें जो आपको पूरी ऑडिट में काम आएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएंगे, जैसे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? ये अपने आप में एक एटीट्यूड होता है कि मेरा स्केप्टिसिज्म, मैं प्रोफेशनली एक स्केप्टिसिज्म फॉलो कर रही हूँ, मतलब मेरा एक क्वेश्चनिंग माइंड है कि मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ। अगर कोई कह रहा है A के बाद B है तो आई एम आस्किंग दैट A के बाद B क्यों, मतलब बेसिकली हर चीज़ के पीछे लॉजिक देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्या क्या ऐड है कि सबसे पहले एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ बीइंग अलर्ट, वो हर चीज़ में अलर्ट रहता है टू द कंडीशंस, उन कंडीशंस पे जो उसको क्या इंडिकेट कर रही हैं, मिस स्टेटमेंट्स। किस वजह से मिस स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट्स किस वजह से, एरर या फ्रॉड की वजह से, या फिर क्रिटिकल असेसमेंट और दिस ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो ऑडिटर को ये आपके उसके एटीट्यूड में होना चाहिए कि एक उसका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए और दूसरा वो अलर्ट होना चाहिए उन सारी कंडीशंस को लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर। ऐसे नहीं कोई कंडीशन उसे दिखी कि है, अगर उसको कोई एग्जांपल सपोज करो ऐसे कोई एक्सपेंस दिखा जो उसको लग रहा है कि ये बहुत ओवर रेटेड है, सामने से दिख रहा है उसको कि ये ओवर रेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इसके एक सेकेंड, हाँ, अगर उसको कोई एक्सपेंस लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है तो उसको दिख रहा है ना, तो वो उसके लिए क्वेश्चन पूछे, ये ना उसको ओवर रेट दिख रहा है चलो कोई बात नहीं छोड़ के आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम ये लिखा है कह रहे हैं कंडीशन कौन कौन सी कि मिस मैनेजमेंट है क्यों है, एक एरर फ्रॉड की वजह से या फिर कोई क्रिटिकल असेसमेंट, ठीक है, ऑफ द ऑडिट एविडेंस, इन दो वजह से। तो स्केप्टिसिज्म होना मतलब एक क्वेश्चनिंग माइंड होना, हर चीज़ का पूछते रहना, क्वेश्चनिंग करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल जजमेंट, मतलब आपके पास इतनी बेहतरीन डिसीजन मेकिंग या जजमेंट करने की पावर होनी, मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रेलिवेंट ट्रेनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जाता है एक ऑडिटर से कि उसके पास एक अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छी नॉलेज है और अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी तो वो कर सकता है। सो प्रोफेशनल जजमेंट इज़ कि आपने अप्लाई करी है क्या अपनी ट्रेनिंग की नॉलेज, नॉर्मल नॉलेज और एक्सपीरियंस को, प्रोवाइडेड बाय, किसने प्रोवाइड करी ये सारी नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि आपको ये सब लेने के लिए किसने हेल्प किया, इन सब चीज़ों ने आपको हेल्प किया, अकाउंटिंग ने, एथिकल स्टैंडर्ड्स ने, ऑडिटिंग ने, तभी तो आप ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ कर पाए। तो ठीक है, तो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब हो गया कि आप अप्लाई करें अपनी रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड से मिली है। तो ये लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ओवर और आपका ये पूरा स्टैंडर्ड एक क्रिस्प फॉर्म में रेडी हो जाएगा, ठीक है। अदर टॉपिक्स में देख लेते हैं। देखिए ऑडिटर में एक्सपेक्ट, वो एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मे एक्सेप्ट, मतलब बेसिकली ये ना मैंडेटरी कुछ नहीं है, यहाँ लिखा है मे, ऑडिटर मे एक्सेप्ट क्या चीज़, द रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एज जेन्युइन। मतलब देखिए द ऑडिट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, रिकॉर्ड्स दिए, अब ऑडिटर हर जगह शक की निगाह नहीं रख सकता, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि मैनेजमेंट जो भी मुझे कुछ दे रही है वो सही ही दे रही होगी। तो ही नीड्स टू एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस मतलब जब तक उसे कोई कॉन्ट्ररी रीज़न टू बिलीव ना मिल जाए। तो अगर सपोज़ करो मुझे कोई चीज़ मिली, मैंने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये ठीक ही होगा, जब तक उसके ऑपोजिट कोई चीज़ ना मिले तब तक मैं डाउट नहीं क्रिएट करूँगी, ठीक है। और दूसरा है क्या, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं ही कैनॉट एक्सपेक्ट, मतलब वो उम्मीद नहीं लगा सकता, किस बात की उम्मीद, टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। मतलब अगर सपोज़ करो पास्ट में कोई भी ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी को लेकर कोई भी इशू हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसके वजह से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई भी डिसरिगार्ड होगा, ठीक है। ही कैनॉट एक्सपेक्ट, अपने मन ख्याल नहीं बना सकता टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ऑफ किसकी, मैनेजमेंट एंड TCWG की, कि उनकी कोई रही होगी या उनकी कोई होगी, तो इस चक्कर में ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड 200 क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। पर्पस होता है कि ये आपकी डिग्री को इन्हांस करता है, कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो इन्हांस करता है किनका, जो यूज़र्स होते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये होती है कि बेसिकली टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से रीजनेबल अश्योरेंस अपने आप में एक हाई लेवल अश्योरेंस होती है, जिससे आपका क्या हो जाता है, गिरने लगता है क्या चीज़, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, हम ज़्यादा थोड़ी चाहते हैं, हम कम चाहते हैं, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक वो होगा। और याद रखिएगा कि ये जो आपका एश्योरेंस है ये कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्योंकि इसमें अपने आप में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज़ पर FRF, जैसा रिक्वायर्ड बोला है, FRF कुछ भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बैंकिंग एक्ट के हिसाब से, कुछ भी वॉटेवर। और दूसरा है प्रोवाइड करना ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सारी जो रिकॉर्ड्स वो मांग रहा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसी वो जो मांग रहा है,
ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और सारी की सारी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वो चाहे किसी से भी मांगे, दूज विद इन दी एंटिटी, तो ऑडिटर डिटरमाइंस, जो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा जहाँ से ऑडिट एविडेंस लेना मैंडेटरी उसे लगेगा। ठीक है, स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, अलर्ट रहना कंडीशंस पे कि कोई गलती है तो मैं उसे पता लगाऊँ। फिर प्रोफेशनल जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है रेलिवेंट नॉलेज वगैरह को अप्लाई करना जो आपने ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड से ली होती है। अदर टॉपिक्स में ऑडिटर को हमेशा एक्सेप्ट करना है रिकॉर्ड्स को जब तक उसे ये गलतियाँ ना दिखने लगे या उल्टा पुल्टा ऑपोजिट व्यू ना दिखने लगे। और दूसरा है, ठीक है, उसको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन एक्सेप्ट करना है, अनलेस जब तो उसे कॉन्ट्ररी ना मिले। दूसरा, वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उम्मीद के कोई डिसरिगार्ड रहा होगा पास में इनका और इनका ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG। सो ये था आपका समरी ऑफ द 200। तो थैंक यू गाइज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट ऑडिट स्टैंडर्ड के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।